नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की कहानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना राजस्थानी प्रेम कथाओं से ली गई रचना है और उस कहानी का नाम है बगड़ावत। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है। बाघा गुजर ने 24 शादियाँ की थी, 24 पत्नियाँ अलग अलग जाति की। 24 पत्नियों से उनके 24 बेटे हुए और वे 24 बेटे बगड़ावत कहलाए। एक दिन 24 भाई इकट्ठे होकर विचार करने लगे कि भगवान ने उनको इतना धन दिया है, उसका उपयोग वो कैसे करें। सबसे बड़ा भाई तेजा, जो बनिए का भांजा था, वो बोला, मेरा कहना मानो तो इस धन को जमीन में गाड़ दो, आसपास के पहाड़ों में। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी माया कहाँ गड़ी हुई है। दूसरा भाई भोजा, वो बोला, दादा आपने भी क्या सुझाव दिया है। धन गाड़ने पर तो धरती हंसेगी, अपना मजाक उड़ाएगी। गाड़े हुए धन को धरती निगल जाती है। भगवान ने धन दिया है तो खूब खर्चो, खाओ पियो, मौज करो। खाओ पीवो खर्चो करो जीव से प्यार, जीव जैसा पाहुना मिले न दूजी बार। तो तेजा जी समझाने लगे, मारवाड़ अपने पास ही है, हर दूसरे तीसरे साल वहाँ अकाल पड़ता है। अकाल में व्यापार करेंगे, धन को दुगुना करेंगे, दुगुने से तिगुना बढ़ाएंगे, शेर का 3 पाव तोलेंगे और पूरा वैसा वसूलेंगे। नेवा को ये बात पसंद नहीं आई। बोला, दादा आप तो हो बनिए के भांजे, आपके नाना जी ने तो बेचे चने और मामा जी ने बेचा गुड़ तेल। तराजू की डंडी मार कर क्या भूखे पेट काटते हैं। चौथा भाई ब्राह्मणी का बेटा था, वो बोला, क्यों ना हम अच्छे अच्छे मंदिर मठ बनवाएं। दूसरा भाई भोजा बोला, सब लोग मिलकर ऐसा काम करें जिससे यश मिले, उसकी खातिर युगों युगों तक नहीं मिटे। यह धन मिला है, जो करना है सो कर लो। लक्ष्मी कभी किसी के यहाँ टिकी नहीं है। बादल वाली छाया है, हवा आई बादल हटा और छाया गई। खूब बांटो, किसी को खाली हाथ मत जाने दो। तेजाजी बोला, गलत। नेवा बोला, भोजा भाई ने ठीक ही तो कहा है। माया तो मन को मोह लेती है, आदमी को स्वार्थी बना देती है। ये तो खर्ची ही भली, आखिर है तो हाथ का मेल। तेजा की बात को किसी ने नहीं सुना और ना ही वो किसी को बात जची। बात रही भोजा की। बगड़ावतों ने धन खर्च करना शुरू कर दिया। मुट्ठियां भर भर मोहरे लुटाए, मांगने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाए। जो आए झोली भरकर ही लौटे। भोजा नेवा ने तो इत्र में गर्क रहते। भट्टियों में दाखों की शराब निकलती, गोठें होती। भोजा को घोड़ों का बेहद शौक था। वह अच्छे से अच्छे घोड़े खरीदा, अस्तबल घोड़ों से भर दिया। नीवा को गायों का शौक, हजारों गायें उसके चारागाह में घूमे। दूध दही घी की नदियां बहने लगी। लोगों को आश्चर्य, इन गुजरों के पास इतना पैसा आया कहाँ से। कल तो बोझा बिना जूते फटे पहने नाग पहाड़ में 2-4 गायें चराता फिरता था। नेवा भेड़ बकरियों के पीछे फिरता रहता था। आज बोझा ऐसा रहता है कि राज्य के राजा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कहते हैं भोजा को सोने की मूर्ति मिली है, जितना उसे काटो उतनी बढ़ती जाती है। भोजा अजमेर के पास के नाग पहाड़ में गायें चराता था। एक गाय चरने तो आती, पर उसे पता नहीं था कि वह किसकी है। एक दिन वह उस गाय के पीछे हो लिया। गाय पहाड़ की गुफा में जाकर विलीन हो गई। भोजा ने वहां देखा एक बाबा धुनी रमा रहा है। उसे लगा शायद ये गाय इसी बाबा की है। उसने साहस बटोरा और बाबा से बोला, 12 साल से मैं तुम्हारी गाय चरा रहा हूं, आज तक तुमने मुझे मजदूरी नहीं दी है। बाबा बोला, कल दोपहर को आना, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, तंत्र विद्या का चमत्कार दिखाऊंगा। भोजा जब पहुंचा, बाबा वहां नहीं था। गुफा में घुसकर इधर उधर ताका जाकी करने लगा। एक कोठे में से हा 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 करके हंसी गूंजी। कोठे में झांक कर देखा, मुर्दा आदमियों की खोपड़ियां ठहाका मारकर हंस रही थी। भोजा स्तब्ध रह गया।
खोपड़ियाँ बोली, थोड़ी देर बाद तेरी भी वही दशा होगी जो हमारी हुई है। ये तांत्रिक बाबा तुम्हें भून कर खा जाएगा। बोझा डरकर भागने लगा कि तभी बाबा आता हुआ दिखाई दिया। तेल का घड़ा और कड़ाह लिए खड़ा था। बच्चा आ, लकड़ी बटोर और आग जला। बोझा ने वैसा ही किया, मगर वह पूरी तरीके से सावधान था। आग जलाकर कड़ाह में तेल डाला। तेल खौलने लगा। बाबा बोला, आ बच्चा, इसकी परिक्रमा हम तुम दोनों करेंगे, तुम आगे मैं पीछे। नहीं बाबा, आप गुरु हैं, मैं चेला, तो आप आगे चलेंगे और पीछे मैं चलूँगा। बाबा नहीं माना, बोझा को आगे किया। बोझा तो चौकन्ना था ही। 2 परिक्रमा के बाद बाबा ने बोझा को बाहों में जकड़ लिया और लगा खोलते तेल के कड़ाह में डालने। बोझा जवान और बलिष्ठ था। बाबा की बाहों से छूटकर उसने बाबा को ही पकड़कर उसी तेल में धकेल दिया। कड़ाहे में गिरते ही बाबा का पूरा शरीर सोने में बदल गया। अब उसे बोझा जितना काटे वह उतना ही बढ़ जाए। सोने की मूर्ति मिलने के बाद तो बगड़ावतों के ढंग ही निराले। शराब में दिन भर मस्त, सूरज कब उगे कब अस्त हो उनको मालूम ही नहीं पड़ा। भट्टियों में से दाखों की शराबें निकली, हौजों में भराई गई। शराबें हौजों से निकल जमीन पर बहने लगी। जमीन शराब से गीली हो गई। शराब के छींटे जाकर शेषनाग पर गिरे और शेषनाग ने अपना फन हिलाया। धरती धूंस गई। शेषनाग ने भगवान से जाकर प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। देवी अवतार लेगी, वह जयमती बनकर बगड़ावतों का नाश करेगी। जयमती ने अपनी दासी से कहा, हीरा, पंडित जी मेरे लिए वर ढूंढने आ रहे हैं, तू जाकर उन्हें मेरे पास ले आ। हीरा पंडित जी को बुला लाई। जयमती बोली, महाराज ये चित्र लीजिए, मेरे लिए आप ऐसा वर ढूंढना जिनकी सूरत इस चित्र में मिलती हो। अच्छी बात है भाई साहब, मुझे जितना बन सकेगा मैं प्रयास करूंगा। बनने की बात नहीं है, आप इस चित्र जैसा ही मेरा वर ढूंढना, मैं और किससे विवाह नहीं करूंगी। पंडित जी चित्र लेकर गढ़बुआल से रवाना हुए। मारवाड़ छोड़ मेवाड़ की सरहद में घुसे। अच्छे अच्छे ठिकानों में गए, बड़े बड़े राज्यों में गए, संपन्न परिवार के लड़के देखे, लेकिन जैसा चित्र में था वैसा चेहरा कहीं नजर नहीं आया। मेवाड़ छोड़कर पंडित जी अब अजमेर की दिशा में चले। घूमते घूमते वे बदनौर के पास गोठा गांव जा पहुंचे। बगड़ावतों के 24 भाई घोड़े दौड़ाते वापस गांव की ओर आ रहे थे। उनमें से बोझा को देखते ही पंडित जी का मन हरा हो गया। जयमती की जोड़ का तो यही वर है। चित्र और इसके चेहरे में भी कोई अंतर नहीं है, हूबहू वैसा ही है। पता लगाया तो भाई भी 24 जैसा कि जयमती ने जिक्र किया भी था। पंडित ने कहा, मारवाड़ से आया हूँ, गढ़बुआल की बाई जी के लिए वर ढूंढ ले, लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई है। पंडित ने बोझा के हाथ में नारियल पकड़ा दिया। तेजा सब भाइयों में बड़ा था, उसको ये बात पसंद नहीं आई। अपने भाइयों से बोला, हम लोग तो गुजर हैं, बुवाल वाले हैं राजपूत, अपने पास धन कितना ही हो फिर भी अपनी बहुएं अपने हाथों से गृह गृहस्थी का काम करती हैं, गायों को दुहती हैं, गोबर थापती हैं। बुवाल वाली है राजा की बेटी, घर के काम में अंगुली भी नहीं लगाएगी। उसकी देखा देखी अपनी बहुएं भी पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना सीख जाएंगी। ये कायदा इस घर में नहीं चलना चाहिए और फिर घर में रोज शेरनी को बुलाना भी नहीं चाहिए। सारे भाइयों ने तेजा की सलाह मान ली। वह पंडित से बोला, पंडित जी आप पधारे, हमारे अहोभाग्य। लेकिन पहली बात तो यह कि बोझा की शादी हो चुकी है और दूसरी बात यह कि हम हैं गुज्जर और आपके मालिक ठहरे राजपूत। सगाई संबंध अपनी जात बिरादरी में होना चाहिए। बोझा बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जागीर है राण, उसके राजा से आप अपनी बायसा का संबंध कर दो। वे हमारे मित्र हैं, हमें भाइयों की तरह रखते हैं, अच्छी बड़ी जागीर है उनकी, मैं आपके साथ चलकर रिश्ता पक्का करवा देता हूँ। तेजा और पंडित ने राणा जाकर वहाँ के राव बाग पड़ीहार को नारियल देकर उससे जयमती का रिश्ता पक्का कर दिया। बुवाल लौटकर पंडित जी ने कहा, नारियल तो मैं राव जी को दे आया हूँ, लेकिन भोज बगड़ावत की तो बात ही कुछ और है तो गुज्जर, लेकिन माँ तो उसकी राजपूतानी है, सारे राजपूतों के लक्षण है उसमें।
वैसी ही मांसल देह है, वैसी ही मूँछों की मरोड़, वैसी ही हाथ की दातारी। राव जी ने तो मुझे सीख में 5 रुपये दिए, लेकिन भोजा ने मोहरों का बड़ा थाल मेरी झोली में डाल दिया। जयमती को पंडित ने समझाया, भाई जी तुम्हारी किस्मत ही खराब निकली। ठीक चित्तर जैसा वर तो मैंने खोज लिया था, लेकिन भोजा के गुज्जर होने की बात बनी नहीं। राण के राव जी भी ठीक ही हैं, लेकिन उम्र कुछ ज्यादा है, उन्हीं को मैं आपका नारियल देकर चला आया हूँ। उस नारियल को तुमने पत्थर से क्यों नहीं दे मारा? जयमती ने गुत्थे से बोला। बाई जी ऐसे नहीं बोला करते, पिरो दिए वो मोती, लिखे गए सो लेख, ईश्वर को यही मंजूर था। राण के राव जी की बारात आ पहुंची। बगड़ावत सबसे आगे चल रहे थे, घोड़े नाचते कुदाते। बोझा की बुल्ली नामक घोड़ी क्या चावंडी का रूप थी। सावन में जैसे मोर चले, पावन से बातें करे, नाचे तो उसके पाँव में सोने की नेवरियां छन छन करके बजी। घोड़ी की गर्दन के बालों में मोतियों की लड़ियां गुंथी गई थी, गले में धागे में पिराया हुआ मोहरों का हार था, दूमची में लाल मणिक के ठेकड़े थे। भोजा के सिर पर पचरंगी पाग जिसमें सुनहरी तार चमक रहे थे, हीरों का सिरपेज, जरी का अंग रखा, नीचे लाल गुलाबी नाड़े वाली सूत्रण और पैरों में मोती जड़े जूते और कमर में नग जड़ी तलवार थी। बारात बुवाल के बाजार से गुजरी। भोजा की घोड़ी सबसे आगे नाचती चले। घोड़ी जहां जहां टप्पा लगाए वहीं खनन खनन करती मोहरे जमीन पर आ जाएं। गरीब घरों औरतें बच्चे मोहरों को उठाते घोड़ी के पास चक्कर काटे। शहर के लोगों ने समझा दूल्हा तो यही है। पीछे हाथी पर चढ़े राण के राजा की तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं। औरतें बधाई का कलश लेकर भोजा को ही दूल्हा समझ आई, उसी के पास आई। भोजा ने मुट्ठियां भर भर कलशों में मोहरें डाल दी। राण के राजा को गुस्सा आया। अपने चौबदार को बुलाकर कहा, लोगों को समझाओ दूल्हा मैं हूँ, भोजा नहीं। लेकिन लोग राण के राव को दूल्हा माने ही नहीं। ये और दूल्हा 80 साल का बूढ़ा, दूल्हे का बाप या दादा होगा, दूल्हा तो घोड़ी पर चढ़ा बांका सवार ही है। जयमती का पिता ईहड़ सोलंकी बारात का स्वागत करने आया। स्वागत किया, उससे रहा नहीं गया। राण के राव से भोजा की तरफ इशारा करके पूछा, राव जी ये सरदार कौन है और कहाँ के हैं? राव जी तो गुस्से से भरे हुए ही थे। ईहड़ से बोले, ये तो मेरा एक जागीरदार है। ये सुनते ही भोजा के तो गुस्से का पार नहीं। क्या कहा? मैं और तुम्हारा जागीरदार? मैं तो भाईचारा रखकर तुम्हारी बारात में आया, तुम्हारी शोभा बढ़ाई, और तुम मुझे अपना जागीरदार बता रहे हो? तुम्हारी यहाँ शादी किसने कराई? तुम्हें जयमती का न्यायालय तो मैंने भिजवाया था। राव जी चिल्लाए, तू शादी करवा रहा है मेरी? 2 कौड़ी के गुज्जर की औलाद, 4 पैसे हो गए तो सिर पर ही सवार होने का लग गया क्या? भोजा ने बारात का साथ छोड़ दिया और अपने भाइयों के साथ पास वाले बाग में जाकर डेरा डाल दिया। दुनिया की जबान तो कोई बंद नहीं कर सकता। सब लोग भोजा की तारीफ करे, राव जी की कोई चर्चा ही नहीं। औरतों ने भी महल में जा भेजा और भोजा की बड़ाई कर दी। जयमती ने सब सुना तो वह पहले से ही भोजा को वर्ण कर चुकी थी, और जब भोजा की इतनी तारीफ सुनी तो उससे रहा नहीं गया। हीरा को बुलाकर कहा, चल रही सकी, भोजा को देखने चले। हीरा ने कहा, ये कैसे संभव है? कुछ भी कर हीरा, मुझे एक बार भोजा को दिखा। ठीक है, आप और मैं पनिहारिने बनकर बाग में चलती है जहाँ भोजा ठहरा हुआ है। जयमती और हीरा ने घुटने घुटने तक घाघरे पहने, मोटी सी ओढ़नी ओढ़ी, सिर पर मटकी रखी और बाग में पानी भरने चल दी। बाग में 24 भाई दरी जाजम बिछाए मदपान में रख थे। भोजा तो भोजा, देखने में सब भाइयों से बिल्कुल अलग। जयमती को तो उसे पहचानने में कोई देर नहीं लगी, वह तो उसे ऐपलक देखती ही रह गई। पैर जमीन से चिपक गए। भोजा की नज़र भी अब जयमती पर पड़ी तो उसका होठ से लगा शराब का पाला वहीं का वहीं रह गया। वह युवती जमीन फाड़ कर निकली है या आकाश से टपकी है, पाताल की पद्मिनी है या इंद्र की अप्सरा है? हीरा ने जयमती को टल्ला देते हुए कहा, भाई साहब आगे बढ़ो, किसी ने पहचान लिया तो गजब हो जाएगा। भोजा को देखना था सो आपने देख लिया। जयमती को तो जैसे होश आया वह आगे बढ़ी। हीरा, ब्याह करूंगी तो भोजा से, कुछ भी कर मेरा संदेश उस तक पहुंचा दे। जयमती तो वापस चली गई, पर हीरा बाग में ही रह गई। कभी घड़े को भरे, कभी उसे खाली करे, कभी भरे कभी खाली करे। भोजा ये सब देख रहा था और सोचा कुछ न कुछ बात जरूर है। वहीं से बोला, क्या बात है भाई, गड़ा भारी है तो सिर पर उठा के रख दूं? हीरा ने घूंघट निकाल कर सिर हिलाया।
बोझा घड़ा उठवाने आया तो हीरा बोली, मेरे साथ जयमती थी, वह आपसे ब्याह करना चाहती है, किसी राजा वाजा से नहीं। बोझा सोच विचार में पड़ गया, वह कैसे कर सकता है ब्याह, राजा की बारात आई हुई है, वह तो उस बारात का बाराती है। हीरा ने कहा, अगर आपने जयमती से विवाह नहीं किया तो महल से कूद कर मर जाएगी। जयमती ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। खैर, ले मेरा खड़ग और रुमाल, इसके साथ जयमती और मेरे ब्याह की रस्म अदा करवा देना, आगे जो होगा देखा जाएगा, बोझा ने कहा। हीरा बोझा का खड़ग और रुमाल लेकर महल की तरफ चली गई। रास्ते में उसने कुछ तुलसी के पत्ते भी ले लिए। महल पहुंच हीरा ने तुलसी के पत्तों को बीच में रखा, बोझा के रुमाल को एक तरफ तो खड़ग को बांधा और दूसरी ओर जयमती की साड़ी, और फेरों की रस्म पूरी कर दी। जयमती हट पर चढ़ गई, मेरे फेरे तो बोझा की खड़ग के साथ हो लिए हैं, मैं तो अब उसकी हो गई, राव बाग से शादी नहीं हो सकती, भला दो दो के साथ शादी थोड़ी होती है। उसने हीरा से बोझा को कहला भेजा, आ मुझे आकर ले जा। बोझा ने भी कहला दिया, अभी तो तू राजा से ब्याह कर ले, नहीं तो यहीं तलवारें खिंच जाएगी, मारकाट हो जाएगी, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तेरा साथ कम लोग हैं और राव के आदमी ज़्यादा है, भला इसी में है कि तू राजा से ब्याह कर ले और राण चली जा, मैं जल्दी ही राण आकर तुझे ले जाऊंगा, ऐसा कहा। 12 दरवाजे पर आ पहुंची। रोती धोती कलपती जयमती ने राजा से गठ जोड़ा बांधा, फेरे लगाए, ब्याह रचा और रथ में बैठकर जयमती के बाप ने उसे सीख दी। जयमती रानी बनकर राण के गढ़ में आ गई। उसका कमरा महल की चौथी मंजिल पर था। राजा 70-80 साल के, 4 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ते उसका दम फूल जाता, थक जाते, आते ही पलंग पर गिरते तो सुबह ही नींद खुलती। जयमती ने मन में सोचा, चलो यह तो अच्छा ही हुआ। जयमती को राण आए 6 महीने हो गए, बोझा अभी तक नहीं आया था। बोझा की आदमी वह तड़पे और साथ ही आई हीरा को अपना दुख सुनाई। हीरा तंग आकर उसने एक दिन ही कह ही दिया, भाई साहब आपने भी खूब एक गुजर पर जान दे रखी है, दिन रात बोझा बोझा करती हो, आखिर उसमें पड़ा ही क्या है। राजा जैसा आपको पति मिला है, राण जैसा घर है, सुख का सोना, स्वादिष्ट भोजन, महलों में रहना, आगे पीछे 36 दास दासियां, अस्तबल में सैकड़ों घोड़े, 50 हाथी, बोझा को भूल जाओ, बादशाह राजा की सेवा करो। ये बात उसने कही। जयमती बोली, बोझा को भूल जाऊं और सेवा करूं राजा की, उसकी जिसके मुंह में एक दांत नहीं है, सारा दिन सफेद सीढ़ियाँ चढ़े तो सांस फूल जाए। हीरा, तूने तो क्या भली बात कह दी है। हीरा बोली, बोझा बोझा करती हो, लेकिन बोझा के घर गई तो पता पड़ जाएगा। महल में तो जरी की पोशाक पहन, पलंग पर बैठे हुक्म चलाती हो, वहाँ मोटी साड़ी पहनकर गायों का गोबर उठाना पड़ेगा। यही तो हाथी दांत का चूड़ा पहने बैठी हो, वहाँ 5 सेर पीतल की चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी। यहाँ करती हो 56 भोग, वहाँ खाने को मिलेंगे मक्के की रोटी और छाछ। जयमती नहीं मानी, तंग आकर हीरा से कहा, अब तुम्हारा भाग ही उल्टा हो तो कौन क्या कहे। हीरा ने कहा, लाओ बोझा को कागज लिख दो, मैं उस तक पहुंचा देती हूँ। सारे भाइयों को इकट्ठा करके बोझा ने जयमती का लिखा कागज उसके सामने रखा और बोला, मैं जयमती को लेने जा रहा हूँ। बोझा की भाभियाँ, देवरानियाँ, जिठानियाँ भी इकट्ठी हो गई। बोझा की पत्नी साडू को भी बुला लिया गया। साडू बोली, आप चाहो तो एक और शादी कर लो, 2 क्या 10 को ब्याह लाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन किसी दूसरे की विवाहिता को मत लाओ, अन्यथा पछताओगे। नेवा की पत्नी बोली, जेठ जी मान जाओ, अच्छा नहीं कर रहे हो, क्यों इस गांव को तबाह करने पर तुले हो। तेजा की स्त्री बोली, देवर जी अगर आपको और शादी करनी है तो कितनी गुजरियाँ लाकर खड़ी कर दूं, जो पसंद आए छांट लेना, को तो तुम्हारी शादी अपनी सगी बहन से ही करवा दूं। नेवा की पत्नी बोली, जेठ जी आपकी साडू जैसी सुंदर सुलक्षणी पत्नी है, उस बहती हुई नदी को छोड़कर गंदे पानी की तरफ क्यों जा रहे हो। बोझा ने किसी की भी नहीं मानी, बोला, माना कि मैं साडू जैसी सुलक्षणी पत्नी के पास मेरे पास है, माना कि जयमती और किसी की पत्नी है, यह भी माना कि राण और बुवाल के राजपूतों में लड़ाई है, लेकिन जयमती राव जी से फेरे लेने से पहले मुझसे ब्याह कर चुकी है और मैंने उसे यहाँ लाने का वचन दे रखा है, मैं दिया वचन नहीं तोड़ सकता और मैं उसको लेकर आऊँगा। नेवा बोला, बोझा ठीक कह रहा है, राण और बुवाल के राजपूतों से डर कर क्या हम अपनी स्त्री को दूसरों के यहाँ पड़ी रहने दें। बोझा और नेवा दोनों राण भाव पहुँचे और बाग में जाकर ठहरे। बोझा ने हीरा को बुला जयमती के पास संदेश भेजा, आज रात को बाग में आ जाओ, मैं तुझे लेने के लिए आ गया हूँ। एक घड़ी रात गए। घोर अंधेरे में जयमती और हीरा महलों के नीचे उतरी और फिर पहरेदार ने देख लिया। दूर से पूछा, कहाँ जा रही हो। मैं हीरा हूँ। हीरा ने कहा, तेरे साथ कौन है, वो कहाँ जा रही है। ये तो मेरी सहेली है, रानी जी ने बुलाया, इसे घर पहुँचा कर आती हूँ।
ऐसा कह दिया किसने? ऐसा हीरा ने कहकर बात को टाल दिया। इस प्रकार पहरेदार को चकमा देकर जयमती और हीरा सकुशल बाग जा पहुंची। वहां भोजा और नेवा दोनों घोड़े कसे तैयार खड़े थे। भोजा ने जयमती को और नेवा ने हीरो को अपने घोड़ों पर बैठाया और गोठा गांव की ओर रवाना हो गए। सुबह होते होते चारों गोठा आ गए। नेवा घर गया, जाकर अपने भाइयों से कहा, भोजा जयमती को ले आया है, इनका स्वागत करने चलो। घर की औरतों से कहा, उनकी आरती उतारें। भोजा और जयमती ज्यों ही डोडी में पहुँचे तो भोजा ने देखा सबसे आगे आरती सदाए साडू खड़ी है। साडू ने दोनों की आरती उतारी। जयमती से कहा, तुम्हें मेरा पति लेकर आया है, तुम मेरे सिर आंखों पर। इधर गढ़ राण में तहलका मच गया। रानी जी नहीं है, जयमती नहीं है, कहाँ गई है? किसी ने कहा कहीं कुएं में कूद कर तो नहीं मर गई, तो दूसरे ने कहा न कुएं में गिरी है न महल में से कूदी है, लगता है उसे भोजा बगड़ावत ले गया है। राजा ने नौकरों को गोठा की तरफ भेजा। उन्होंने आकर अर्ज की, रात को 2 घोड़े के पैरों के निशान गोठा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजा ने अपने भाई से सलाह की। राजा की रानी को गुजर उठा कर ले गए। अब तो मरे या मारे, यही बात है। गोठा के गुजरों के नाम परवाना भेजा गया, चुपचाप आकर जयमती को सौंप जाओ, माफ़ी मांग लो, नहीं तो बगड़ावतों का इस धरती पर नामो निशान भी नहीं रहेगा। गोठा गांव जमीन में मिला दिया जाएगा। ऊंट सवार परवाना लेकर गोठा रवाना हुए। रास्ते में रायला गांव आया। भोजा की बेटी दीप कुंवर की ससुराल था। दीप कुंवर पानी भरने कुएं पर गई थी। वहीं ऊंट सवार अपने ऊंट को पानी पिला रहा था। उसे बुरी तरीके से पसीने से तर देख दीप कुंवर ने पूछा, क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो, उतावले लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? गोठा जा रहा हूँ लड़ाई का परवाना लेकर। दीप कुंवर ने सवार से परवाना लेकर पढ़ा, तुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं भोजा बगड़ावत की बेटी हूँ। वापस जाओ और राजा से कह दो कि बगड़ावतों की ओर से लड़ाई का परवाना मैंने लेकर लड़ाई मंजूर कर ली है। कहना उनसे कि हिम्मत है तो आकर जयमती को ले जाए। ऊंट सवार ने वापस राण जाकर सारी हकीकत है वो अपने राजा को ज्यों की तो बता दी। फिर क्या था, राण भणाए और बुआल के राजपूतों ने गोठा की ओर कूच कर दिया। सैकड़ों की संख्या में राजपूत। रास्ते में रायला आया। दीप कुंवर उसके साथी राजपूतों पर टूट पड़े, खूब लड़े, लेकिन कब तक? अंत में दीप कुंवर की देह के खंड खंड हो गए। कहावत चल गई, और जगह लोग लड़े, रायरा में लड़े लुगाई। राजपूतों का दल गोठा जा पहुंचा। उधर 2400 बगड़ावत भाई उनका सामना करने निकल पड़े। अपने घोड़े लड़ाई में झोंक दिए। 2 पैर तक होता रहा घमासान युद्ध। सैकड़ों राजपूतों के सामने भोजा के मुट्ठी बरसाती लड़ते रहे। युद्ध में एक एक करके सारे बगड़ावत मारे गए। अंत में भोजा भी शहीद हो गया। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी मृत्यु का ग्रास बन गए थे, लेकिन वे अपना नाम इस दुनिया में सदा सदा के लिए छोड़ गए थे।